हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम। देखिए, मैंने अभी तक आपसे लास्ट क्लास में पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच डिस्कस की थी, जो किसने दी हुई है पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच। दैट वाज गिवन बाय मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल ने वो अप्रोच दी थी। अब यहाँ पे जब हम वॉलरेशियन की बात करेंगे तो ये क्या है? इट इज जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी अप्रोच है? जनरल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था वॉलरस और मार्शल की अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जाम में। और अगर यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज यहां से आते हैं, तो वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब मैंने आपको मार्शल की अप्रोच पढ़ाई थी, मार्शल्स पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच, तो मैंने वहां पे आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। स्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है इक्विलिब्रियम, एंड अनस्टेबल क्या होता है। और वहां पे हमने केसेस पे देखा भी था स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में। और वहां पे जब मार्शल की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हम क्वांटिटी पे फोकस रखते हैं। जब हम अपनी अप्रोच को कंसीडर करते हैं तो हमारा मेजर फोकस कहाँ होता है? इट इज ऑन द क्वांटिटी। लेकिन जब हम आज की क्लास में वॉलरस की बात करेंगे तो वहां पे भी आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अप्रोच पे फर्क आएगा। ठीक है, वो भी देखेंगे अभी क्या आएगा है फर्क, क्या डिफरेंसेस है। इवन मैंने आपको लास्ट क्लास में पीवाईक्यू दिखाया था, तो पीवाईक्यू जो पूछा हुआ था यहाँ से, उसमें भी उन्होंने डिफरेंस के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्शेलियन अप्रोच एंड वॉलरेशियन अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आया है। अगर डिफरेंस पे क्वेश्चन आया है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी डिफरेंस को प्रिपेयर करें। अब डिफरेंस को आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना, मैंने मार्शल की अप्रोच आपको बताई थी, वॉलरस वाली अप्रोच मैं यहीं पे साथ में बताऊंगी, और फिर कंपैरिजन में अभी भी आपको पॉइंट्स में बताऊंगी। और साथ में मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला था कि यहाँ पे मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक पीवाईक्यू सेशन लूंगी जो इसके बाद होगा। ठीक है, मैंने ऐसे उसमें बोला था आपको कि यहाँ पे दो क्लासेस हम इकट्ठे लेंगे, जिसमें से एक में मार्शल और वॉलरस डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट में मैं आपके साथ पीवाईक्यू लूंगी। लेकिन यहाँ पे दो की जगह तीन क्लासेस हो रही हैं इस टॉपिक से। द रीजन भी, ये टॉपिक हमारा बहुत लेंथी है। और साथ में टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट ये है कि आप में से जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, और साथ में स्पेशली वो लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या आप में से जिनका मास्टर्स में या बैचलर्स में भी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री में वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस उठाइए। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखिए क्वेश्चंस को, मैंने आपको दिखाया भी था, अब हम वापस पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको वापस दिखाना चाहती हूँ, दैट इज 2019 वाला क्वेश्चन। हाउ इज द मार्शेलियन इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम? तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेना स्लाइड को पॉज करके, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम। जब हम वॉलरस के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वॉलरस ने जो इक्विलिब्रियम की अप्रोच दी, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। इनकी अप्रोच क्या थी? जनरल इक्विलिब्रियम। अब वॉलरस ने क्या बोला अपनी अप्रोच को समझाते हुए? इन्होंने बोला अनलाइक मार्शल, जो मार्शल ने कहा कि क्या कहा मार्शल ने कि हर चीज को आइसोलेशन पे देखा जाए। जैसे आप लोगों में से काफी लोगों को आईएसएलएम मॉडल का आइडिया होगा। ठीक है, नहीं भी है मैं अभी आपको एक और एग्जांपल से भी समझा दूंगी। तो आईएसएलएम मॉडल में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम में आएंगे। एक पॉइंट हम वैसा फाइंड करते हैं जहां पे तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में आती हैं, और कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि तीनों मार्केट्स में हमें क्या दिखाई देता है? इंटरडिपेंडेंस। तो वॉलरस ने इसी चीज पे बात की। वॉलरस ने कहा कि मार्केट इकोनॉमी में कोई भी चीज आइसोलेशन पे नहीं दिखाई देती। जैसे मार्शल हमेशा क्या बोलते थे? मार्शल हमेशा ये बोलकर जाते थे कि अगर
कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वो एक एग्जाम्पशन को बहुत ज्यादा यूज करते थे, दैट इज सिट्रस पेरिबस। वो हर चीज के आगे क्या बोलते थे, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हम सब चीजों को एज्यूम करेंगे कांस्टेंट। बट वॉलरस ने कहा इकोनॉमी में सिट्रस पेरिबस जो है वो नहीं काम करता, इकोनॉमी के अंदर इंटरडिपेंडेंस हमें दिखाई देती है, इकोनॉमी जो है वो लिंक दिखाई देती है। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से समझें, ठीक है, अगर हाउस होल्ड सेक्टर है और बिजनेस सेक्टर है, हाउस होल्ड बिजनेस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो प्रोडक्शन सेक्टर है दैट इज बिजनेस सेक्टर, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा, वो अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है हाउस होल्ड पे। और हाउस होल्ड कि और सॉरी और कितना बिजनेस को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि बिजनेस सेक्टर में क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, प्रोडक्शन होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि हाउस होल्ड सेक्टर कितनी डिमांड कर रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर कितनी डिमांड कर रहा है बिजनेस सेक्टर पे फॉर पर्टिकुलर गुड्स, इस पे डिपेंड करेगा किसका, प्रोडक्शन सेक्टर का, कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है। साथ ही अगर बिजनेस सेक्टर की बात करें तो काफी सारी एग्जाम्पशंस में हमने देखा टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, बट यहाँ पे वॉलरस ने क्या कहा, टेक्नोलॉजी को आप कैसे कांस्टेंट रख सकते हो, टेक्नोलॉजी चेंज करती है। लेबर सप्लाई को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते। जैसे अगर प्राइसेस बढ़ जाए, ठीक है, आप लेबर को वेजेस बढ़ा दो, तो वेजेस बढ़ते ही लेबर सप्लाई पे फर्क आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वॉलरस ने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपस में इंटरलिंक है। तो वॉलरस इसी चीज को बोल रहे हैं कि हमें इकोनॉमी में क्या दिखाई देता है, इंटरडिपेंडेंस। क्या दिखाई देता है, इंटरडिपेंडेंस। अब वॉलरस का जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमारा फोकस कहाँ होगा, फिर से हम यहाँ पे भी डिमांड एज वेल एज सप्लाई कर्व में बात करेंगे। मार्शल में भी हम करते थे। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि मार्शल ने क्या बोला था, ठीक है, यही यहां से आपका डिफरेंस का एक पॉइंट भी निकलेगा। मार्शल ने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, मार्शल का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे डिराइव किया जाता है, बाय क्वांटिटी एडजस्टमेंट्स। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम वॉलरस की बात करेंगे, वॉलरस क्या बोलते थे कि इट इज नॉट द क्वांटिटी एडजस्टमेंट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे दिखाई देता है, बाय डिराइव कैसे करते हैं हम, थ्रू प्राइस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो प्राइस एडजस्टमेंट पे बात की किसने, वॉलरस ने। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जब मैं आपको मार्शल का इक्विलिब्रियम पढ़ाती थी तो मैंने आपको क्या बोला था वहां पे, मैंने आपको बहुत बार डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था आपके साथ। तो यहाँ पे मार्शल में कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, मार्शल के टाइम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे जब वॉलरस की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट बिहेवियर को वॉलरस कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थ्रू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ठीक है, थ्रू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे वॉलरस का आपको एक और पॉइंट समझ आया। ठीक है, मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया, अब मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर सकती हूँ। जैसे हमने मार्शल के टाइम 4 केसेस किए थे, सेम 4 केसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है, बहुत आस्ते आस्ते एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मैं ज्यूम कर रही हूँ आपको चीजें पता हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता दूं। देखिए यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की। जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्शल में हमने कहा था कि अगर इफ इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब तो क्या होगा, डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होगी। अगर डिस्टरबेंस के बाद हम वापस से इवन इक्विलिब्रियम में आ जाए, वापस से पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाए, एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आओ, ठीक है,
अगर यहाँ से E1 से हम कहीं शिफ्ट हो गए, हम कहीं इक्विलिब्रियम में पहुंच ही नहीं रहे, मतलब हम इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हुआ उसके बाद हमारा हमेशा से क्या रह रहा है, डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई वाली सिचुएशन ही रह रही है, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उसी तरीके से जब क्या होगा, जब हम इक्विलिब्रियम में E1 की जगह अगर यहाँ पे नए इक्विलिब्रियम में आ जाए E2 पे, तब हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। लेकिन मार्शल और वॉलरस में हम स्टेबल और अनस्टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 केसेस होंगे। नंबर 1, जहां पे आपकी डिमांड कर्व क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जैसे नॉर्मल केस होता है। फिर दूसरा केस क्या होगा हमारा, बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नंबर 1 सप्लाई कर्व स्टीपर, और दूसरा हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व क्या है, स्टीपर। तीसरा केस जहां पे हमारे दोनों कर्व, बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। और चौथा केस जहां पे हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी बट सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपके साथ ये केस डिस्कस करूंगी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अगर आपको कोई डाउट होगा केसेस में, तो आप पहले ड्रॉ करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर करेंगे और साथ में कमेंट करेंगे, तभी मैं आप लोगों को आपका डाउट रिजॉल्व करूंगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका आपका कॉपरेशन भी चाहिए, क्योंकि टीचिंग इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। सबसे पहले हम लेंगे केस 1। केस 1 क्या है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे नॉर्मल होती है, और सप्लाई कर्व क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे देखो, y एक्सिस पे वी हैव प्राइस, x एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे वॉलरस पे हम क्या करेंगे, वॉलरस पे हमें प्राइस एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्राइस एडजस्टमेंट। इसका मतलब हमारा सारा काम कहाँ चलेगा, y एक्सिस पे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम लेट्स से P1 इज द प्राइस। ठीक है, जब P1 आपका प्राइस है, एट दैट टाइम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। प्राइस चेंज होके कहां पे हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और हम आगे P2 पे। कहां पे आगे, P2। और P2 में अगर आप देखेंगे तो डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, P2 में डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं है। इवन P2 में क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। आप ये वाला पार्ट देखिए, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट एक्सेस सप्लाई। क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। तो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है कहां पे, एट P2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा, प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड उतनी नहीं आ रही, प्राइसेस फॉल करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट फॉल कर जाएंगे, किसके लिए, फर्म के लिए। तो जब फर्म के प्रॉफिट फॉल करेंगे तो क्या, फर्म प्रोडक्शन को कम करेगा, बढ़ाएगा, फर्म प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। जब फर्म ने प्रोडक्शन को कम किया तो हम क्या बोलेंगे, सप्लाई हमारी क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने का मतलब सप्लाई कर्व में हम बैकवर्ड शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब व्हाट अबाउट द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में भी देखना है हमें। जब प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस फॉल करेंगे। क्यों, बिकॉज सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी, प्राइसेस भी बढ़ेंगे, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस भी कम होंगे। तो प्राइस कम हो गए, जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड क्या होगी, डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और नॉर्मल डिमांड कर्व है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है और प्राइसेस कम हो रहे हैं। नाउ हम इधर मूव कर रहे हैं डिमांड कर्व में, और हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे।
क्लियर? किसी को डाउट? अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप प्राइस P3 पे बात करेंगे। जब प्राइस P3 है तब क्या हो रहा है, तब यहां पे क्या है, एक्सेस डिमांड। एट P3 एक्सेस डिमांड है। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट बढ़ते ही क्या होता है, अब फर्म क्या करेगी, फर्म विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, तो हम सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूव करेंगे। समझ आया? आज जब सप्लाई इंक्रीज होगी, क्वांटिटी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो आपका प्राइस क्या होगा, प्राइस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो मैं यहां लिख सकती हूँ, प्राइस क्या होने वाला है, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, फॉल करेगी। तो आप डिमांड कर्व में बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका केस 1 है, जहां पे हमने क्या देखा, जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, तो हम पुराने इक्विलिब्रियम में वापस जाते हैं और इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहां से आप लोगों को क्या पता चला, हमारा मार्शल का भी इस केस में स्टेबल बनता है और वॉलरस का भी स्टेबल बनता है। तो केस 1 में मैं यहां क्या लिख सकती हूँ, केस 1 में हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर बोथ मार्शल एंड वॉलरस। ठीक है, याद रखना इसको, क्योंकि अगर आपको पता होगा स्टेबल बना, जब आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। केस 2 में हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक केस लूंगी पहले, जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व क्या है, इज स्टीपर। ठीक है, तो डिमांड कर्व स्टीपर मतलब वाई एक्सिस को डिमांड कर्व अप्रोच करेगी और सप्लाई कर्व कंपैरेटिवली फ्लैटर होगी, एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे प्राइस क्या है, P1। अब वंस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, हम P1 से अगर P2 पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, एट P2 क्या है, डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं है, कहां पे, एट पॉइंट P2। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक्सेस डिमांड। क्या है, एक्सेस डिमांड। जब एक्सेस डिमांड होती है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, एक्सेस डिमांड में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज करता है। अब प्राइस इंक्रीज करेगा तो नॉर्मली क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज करती है, बिकॉज नॉर्मल जो हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो वहां पे जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज करता है, सप्लाई इंक्रीज करती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पे हमारी सप्लाई कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो प्राइस इंक्रीज करने में सप्लाई क्या करेगी, फॉल करेगी। ठीक है, सप्लाई फॉल करेगी। अब यहाँ पे जैसे ही हमने बोला सप्लाई फॉल, इसका मतलब हम बैकवर्ड जाएंगे, इक्विलिब्रियम से दूर जा रहे हो, सप्लाई फॉल की। अब डिमांड का देखेंगे तो डिमांड को भी आप प्राइस वाले रिलेशन से देख सकते हो, सप्लाई भी फॉल करेगी और डाउनवर्ड डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नॉर्मल है। तो वहां पे क्या दिखता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंड डिमांड विल ऑल्सो फॉल। सप्लाई भी फॉल करेगी, डिमांड भी फॉल करेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्यू सप्लायर्स होंगे और कंज्यूमर भी मार्केट को एग्जिट करेंगे, मतलब वो स्टॉप करेंगे डिमांड क्रिएट करना। कंज्यूमर्स विल एग्जिट द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंज्यूमर भी मार्केट को छोड़ना चाहेंगे तो डिमांड कर्व में भी हम ऊपर अलग जाएंगे। तो अब इक्विलिब्रियम से हम दूर जा रहे हैं, एक कर्व आपके ऐसे है, ठीक है, ये कर्व आगे आते आते ऐसे जाएगी और ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही, कहीं मीट नहीं करेगी। अगर मीट ही नहीं करेगी तो हम क्या बोलते हैं, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे आप इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी तरीके से आप केस करेंगे जहां पे हम P2 की जगह किसकी बात करेंगे, हम P3 की बात करेंगे। P3 वाला केस आप खुद करेंगे।
ठीक है, करके आप टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर करिए। ठीक है, ताकि आप लोग अगर कहीं गलती करेंगे तो मैं आप लोगों को बता पाऊं, या आप लोग आपस में भी एक दूसरे का चेक कर सकते हैं। ठीक है, शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। ठीक है, और साथ ही अगर आपको लगता है कि ये आपको वीडियोस जो फ्री लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं अगर आपके लिए थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। आपका एक लाइक भी मुझे मोटिवेट करता है टू मेक न्यू वीडियोस ऑन सच अमेजिंग टॉपिक्स। अब केस 2 का हमारे पास दूसरा सब केस क्या था, जहां पे हमारी सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन डिमांड, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन योर डिमांड कर्व। मतलब अब सप्लाई कर्व आपकी वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी और डिमांड कर्व आपकी एक्स एक्सिस को। अब यहाँ पे हम E1 पे इक्विलिब्रियम पे है, लेट्स से E1 पे प्राइस P1 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजें बनेंगी, दो केसेस बनेंगे। मैं उसमें से आपके साथ एक केस मैं डिस्कस करूंगी, एक आप करेंगे। लेट्स से इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इसको नहीं मैं करती क्योंकि यहाँ पे फिर से एक्सेस डिमांड वाला बन रहा है। एक्सेस डिमांड वाला मैंने आपसे किया है, मैं आपके साथ ये वाला केस करती हूँ, एक्सेस सप्लाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, एक्सेस डिमांड वाला केस आप खुद करेंगे। ठीक है, इट इज होम असाइनमेंट फॉर यू पीपल। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इट इज एक्सेस सप्लाई। तो जब हमने देखा एट P2 में क्या है, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई में हमें क्या दिखाई देता है, प्राइसेस विल फॉल। सप्लाई बहुत ज्यादा है, अब तो कौन खरीद रहा है महंगे रेट्स में, प्राइसेस विल फॉल। अब जब प्राइस फॉल करेगा तो सप्लाई और डिमांड कर्व से रिलेशन निकालो। दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन, प्राइस और सप्लाई का इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होने वाली है, इंक्रीज, और डिमांड के साथ भी डिमांड भी इंक्रीज। मतलब सप्लाई कर्व में इंक्रीज में आप इधर आओगे और डिमांड कर्व में हम इस साइड जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम से बहुत दूर जा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर यहाँ तक। नाउ केस थ्री जहां पे हम क्या बोल रहे हैं, बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे भी फर्दर हमारे पास दो केसेस बनेंगे, जिसमें से एक केस मैं आपके साथ बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, और दूसरा केस आप खुद करेंगे। नंबर 1, सप्लाई कर्व इज स्टीपर एंड नंबर 2 इज डिमांड कर्व इज स्टीपर। तो हम ले लेते हैं सप्लाई कर्व इज स्टीपर वाला केस। ठीक है, और दोनों हमने क्या बोला, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग में हमारी कर्व कैसे बनेगी, और अगर आपकी सप्लाई कर्व स्टीपर है तो इसका मतलब डिमांड कर्व रिलेटिवली फ्लैटर हुई, तो हमारी डिमांड कर्व इस तरीके से होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा E1 में बन रहा है। अब यहाँ पे हमने बोला वंस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, हम कहाँ आ गए, हम P1 पे थे, E1 इक्विलिब्रियम है। अब हम आगे P2 पे। एट P2 हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक्सेस डिमांड। जब हम P2 में है, हमने बोला कि हमें एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगा। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस इंक्रीज करेगा मार्केट में। जब मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, क्योंकि कर्व देखिए ना आप, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस इंक्रीज का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। तो हम अगर यहाँ पे P2 पे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम कौन सी डायरेक्शन पे मूव करेंगे, हम यहां से आगे जाएंगे क्योंकि डिमांड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हमारी कर्व कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग रेफर्स टू पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इट मींस हम यहाँ पे भी अपवर्ड जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी ये वाली कर्व अलग जा रही है, ये वाली अलग, कहीं मीट नहीं करेगी। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं ड्रॉ करना है आपको। तो
ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी, कहीं मीट नहीं करेगी। जब कहीं मीट ही नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे? अगेन हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे आप? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये था सप्लाई कर्व स्टीपर वाला। अब इसी के साथ आप यहाँ पे P3 वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, P3 वाला मैं आपको करवा देती हूँ। एट P3 हमारी रेड वाली लाइन ज्यादा है ना, तो एक्सेस सप्लाई। P3 में एक्सेस सप्लाई है। जब सप्लाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिमांड, तो प्राइसेस फॉल। अब जब प्राइस फॉल करेगा तो सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई विल आल्सो फॉल। बाय? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस अकॉर्डिंग टू अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। और उसी तरीके से डिमांड क्या करेगी? डिमांड विल आल्सो फॉल। बाय? बिकॉज डिमांड कर्व हमारी कैसी है? पॉजिटिव स्लोप, सॉरी अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? दोनों हमें हम बैकवर्ड आएंगे और यहाँ पे भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? सप्लाई कर्व इज स्टीपर। अब इसी तरीके से आप एक केस करेंगे जहां पे डिमांड कर्व इज स्टीपर होगा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आपको ये काम खुद करना है। अब लास्ट केस हमारा बचा है, जहां पे हम कौन सा केस लेंगे? डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज योर सप्लाई कर्व, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है? सप्लाई। और हमारी डिमांड कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। एट इक्विलिब्रियम हम कहां पे हैं? P1 पे। ठीक है, E1 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे अगर वंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो इसका मतलब डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। या आप P2 पे आएंगे या आप P3 पे आएंगे। तो लेट्स से आप P2 पे आते हैं। P2 में मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सेस डिमांड है यहाँ पे। जब मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा? तब प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। अब प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप देखिए। सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका मतलब प्राइस और सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई फॉल करेगी। तो इसका मतलब आप सप्लाई कर्व में बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, और प्राइस और डिमांड का क्या है? प्राइस और डिमांड का हमारा यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे हम यहाँ इस साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है? आप अलग अलग डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। क्या आप कहीं मीट करेंगे? नहीं करेंगे। सो इट इज ऑल्सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, तो ये आपके केसेस है जहां पे आपको पता होना चाहिए स्टेबल केस कौन सा है, अनस्टेबल केस कौन सा है। ठीक है, तो आपके साथ मैंने वॉलरस का इक्विलिब्रियम भी डिस्कस किया। ठीक है, अब मेरे को आपके साथ कॉबवेब मॉडल डिस्कस करना है। और कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे स्टेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, यूनिकनेस की बात मैं एक क्वेश्चन से आपको वो समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। और साथ ही अगर आपको वीडियोस वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज काइंडली शेयर इट। थैंक यू।